देखिए, अगर तैयारियां पूरी हों, इंतजाम मुकम्मल हों तो मुल्क की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत कोई दुश्मन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने म्यांमार सीमा पर ऐसा ही सुरक्षा चक्र तैयार किया है। 1,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पूरी सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद असम राइफल्स के जवानों की निगरानी में यह काम जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। क्या चुनौतियां हैं इस काम में, आखिर ये फेंसिंग भारत के लिए जरूरी क्यों है? देखिए म्यांमार सीमा से हमारे सहयोगी मंजीत नेगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर तरफ घने जंगल और दुर्गम पहाड़। कुदरत की चुनौतियों के बीच सरहदों की हिफाजत में जुटे असम राइफल्स के जवान। भारत और म्यांमार के बीच इस सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बड़ी हैं। खुली हुई सरहदों से घुसपैठ का खतरा लगातार बना रहता है। इसके साथ ही इन रास्तों से होने वाली तस्करी को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन असम राइफल्स के ये जवान इस सीमा को हर खतरे से महफूज बनाने में दिन रात जुटे हैं। इस सरहद की किलेबंदी के लिए इस पूरी सीमा पर फेंसिंग कराई जा रही है। मणिपुर के मोरेह में करीब 10 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की परियोजना को हाल ही में पूरा कर लिया गया है। इस वक्त मैं मणिपुर के मोरे में भारत म्यांमार सरहद पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो इलाका है ये मोरे और दूसरी तरफ म्यांमार का इलाका है। इस वक्त भारत और म्यांमार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फेंसिंग का काम चल रहा है। अगर इस सरहद की बात की जाए तो 1,600 किलोमीटर लंबी सरहद है भारत और म्यांमार के बीच। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मोरे का इलाका है जहां पर करीब 9 किलोमीटर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। असम राइफल पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले 6 महीनों में असम राइफल ने मणिपुर म्यांमार सरहद पर 11 से ज्यादा उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इसके साथ ही इस सीमा पर करोड़ों के नशीले पदार्थ भी बरामद किए। पूर्वोत्तर के प्रहरी असम राइफल के जवान बरसों से घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाने में जुटे हैं। अब पूरी सीमा पर फेंसिंग हो जाने से सीमाओं के इस सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। असम राइफल की निगरानी में फेंसिंग के काम को किया जा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय संगठन है, कई उग्रवादी संगठन है, वो इसका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। और अगर पूरे भारत म्यांमार सरहद को देखें तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है। उसमें से अकेले मणिपुर में 10 किलोमीटर लंबी सरहद पर फेंसिंग का काम पूरा होने वाला है। और यहाँ पर असम जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, वो इस फेंसिंग के काम को कर रहा है। हाईटेक फेंसिंग बनने के बाद खासतौर से म्यांमार से जो घुसपैठ है, जो तस्करी का काम है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार तेजी के साथ चाहती है कि फेंसिंग का काम पूरा हो। यहाँ पर असम राइफल लगातार इस काम को की निगरानी कर रही है, सुरक्षा उसको दे रही है। 24 घंटे इस तरह से यहाँ पर असम राइफल के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। फेंसिंग की इस परियोजना के तहत म्यांमार सीमा पर 1,643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई जाएगी। इसमें से 401 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में बाड़ लगाने का काम एक साथ किया जा रहा है। मणिपुर के मोरेह में 9.2 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाई जा चुकी है। लेकिन भारत के लिए फेंसिंग का ये काम आसान नहीं है। इस काम में चुनौतियां सिर्फ कुदरत की ही नहीं हैं। कुछ संगठन भी इस फेंसिंग के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में फेंसिंग का ये पूरा काम असम राइफल की निगरानी में किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत म्यांमार सरहद पर फेंसिंग का काम युद्ध जैसा मुश्किल क्यों है।
आप देखें ये जो इलाका है खासतौर से पूरे म्यांमार बॉर्डर पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। मेरे पीछे जो सीधा सामने पहाड़ नजर आ रहा है उस पर इस वक्त फेंसिंग का काम चल रहा है और फेंसिंग के साथ ही जो असम राइफल के जवान हैं वो दिन रात उसको सुरक्षा देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, घने जंगल हैं। इन सब मुश्किलों के बीच में फेंसिंग का काम और साथ ही पेट्रोलिंग का काम आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद असम राइफल के जो जवान हैं वो दिन रात 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि भारत म्यांमार से होने वाली चाहे रोहिंग्यास जो घुसपैठी हैं उनकी घुसपैठ को रोकना हो, चाहे करोड़ों की जो तस्करी होती है अवैध तस्करी, उस पर भी इस फेंसिंग से रोक लगेगी। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों की आवाजाही है उसको भी पारदर्शी बनाया जाएगा। बॉर्डर के इलाके में तमाम परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कारोबार या व्यक्तिगत कारणों से बार बार सीमा पार जाना पड़ता है। भारत और म्यांमार के बीच आने जाने के लिए बना फ्रेंडशिप कोविड महामारी के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल जनवरी से इस गेट से आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है। इस गेट के खुलने से स्थानीय लोगों को खासी सहूलियत मिल रही है। इस वक्त हम मणिपुर के मोरे में फ्रेंडशिप गेट पर मौजूद हैं, जो भारत और म्यांमार के बीच में आवाजाही का रास्ता था। कोविड और उसके बाद म्यांमार में फौजी शासन के बाद ये गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी साल जनवरी में इसे फिर से खोला गया है, यानी कि यहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू हुई है। अगर आप इस बॉर्डर को देखें तो वैसे भारत और म्यांमार के बीच में पूरा जो बॉर्डर है वो पोरस है, यानी कि खुला हुआ है। इस तरह के कोई फेंसिंग इस पर नहीं है। लेकिन अब एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस वक्त, अगर हम मणिपुर की बात करें और भारत म्यांमार सरहद की बात करें, तो फेंसिंग एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इस वक्त काम हो रहा है। अगर अकेले मणिपुर में लगभग 10 किलोमीटर फेंसिंग का काम पूरा हो गया है। वैसे अगर पूरी सरहद की बात करें तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है जिस पर फेंसिंग होना है। उसको लेकर यहाँ पर असम राइफल की तैनाती है जो भारत म्यांमार बॉर्डर पर तैनात है। और यहाँ पर इस तरह से आप देखें, अभी जो इसी साल जनवरी में जब लोगों की आवाजाही शुरू हुई है तो उनके लिए यहाँ पर इस तरह के इस फ्रेंडशिप गेट पर ये काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की हेल्थ की जांच के बाद, सिक्योरिटी जांच के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लोग भारत से म्यांमार और म्यांमार से भारत आ सकते हैं। वर्मा लोग सभी ये बॉर्डर पार करके आके सब्जी बिक्री करता है, लुगा कपड़ा बिक्री करता है। सब लोग काम अच्छा से चल रहा है। रास्ता खोलने से ये भारत ने ये रास्ता को ये वीजा बना के ये बॉर्डर पार करने का कागज बना के सब लोग को सुविधा मिल रहा है, काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सरहदों को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में महफूज बना दिया जाए। फ्रेंडशिप गेट से म्यांमार और भारत के बीच लोगों की आवाजाही आसान हो जाए और बॉर्डर पर घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लग जाए। भारत म्यांमार सरहद पर अगर आप इलाके को देखें, जो गांव हैं वो बिल्कुल सरहद पर लगे हुए हैं दोनों तरफ, यानी कि ये जो भारत का इलाका है यहाँ पर और दूसरी तरफ म्यांमार की अगर बात की जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो स्थानीय कुछ लोग हैं या संगठन है उस बात को लेकर उनमें विरोध है कि फेंसिंग से उनकी जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, उनके जो खेत हैं। लेकिन अगर इसके पीछे सरकार की मंशा को देखा जाए तो सरकार की कोशिश यही कि लोगों की जो आवाजाही है उसको रोका नहीं जाएगा। लोग जो गेट बनेंगे वहां से लोग आसानी से आ जा सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही पूरा जो पोरस बॉर्डर है उस पर उसको फेंस किया जाए और उसके साथ ही जो अवैध घुसपैठ है, जो तस्करी है, उस पर रोक लगाई जाए। इस वक्त म्यांमार के जो हालात हैं और एक तरह से चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को में इस तरह की फेंसिंग करना एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी।
तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की स्वदेशी ताकत में अब और इजाफा होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 जुलाई को हुई मीटिंग में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसे खरीदने में करीब 1,05,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीदों में से एक मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि ये सभी 10 प्रमुख प्रोजेक्ट पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत देसी कंपनियों से ही पूरे किए जाएंगे। जल, थल और नभ में भारत का और मजबूत होगा सुरक्षा चक्र। मेक इन इंडिया हथियारों का तीनों सेना को मिलेगा सुरक्षा कवच। दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का काल बनेगा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को तेज करते हुए भारत ने तीनों सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करने का फैसला किया है। ये हथियार घातक भी होंगे और आधुनिक उन्नत तकनीक से लैस भी। इनमें पहला नंबर है मेड इन इंडिया QRSAM यानी क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत का परिचय दिया। QRSAM मिसाइल इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जखीरे में एक और घातक हथियार के तौर पर शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने गुरुवार को करीब 1,05,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। ये अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीदों में से एक मानी जा रही है। खास बात यह है कि ये सभी 10 प्रमुख प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत देशी कंपनियों से ही पूरे किए जाएंगे। इस स्वदेशी हथियारों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीनों सेनाओं के लिए कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और बख्तरबंद रिकवरी वाहन खरीदे जाएंगे। इनमें खास है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसकी खासियत है कि ये दुश्मन के संचार को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा नौसेना की सुरक्षा के लिए माइन स्वीपर्स यानी समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट और पानी के अंदर चलने वाली ऑटोनोमस नावों की भी खरीद होगी। ये सौदे भारत की थल, वायु और नौसेना तीनों के लिए है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस खरीद से भारतीय सेनाओं की ताकत और ऑपरेशन तैयारी बढ़ेगी। साथ ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मिलिट्री मोबिलिटी में भी सुधार आएगा। ये फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार पहले से ही सैन्य आधुनिकीकरण के मिशन में जुटी है। मार्च 2025 में सरकार ने 62,700 करोड़ की डील को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं। जाहिर है भारत अब अपने दम पर, अपनी तकनीक के दम पर सरहद की सुरक्षा के लिए ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करने में जुटा है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं अयोध्या में मौजूद राम मंदिर की सुरक्षा अब और भी अभेद होगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज पर होगी। अयोध्या में एनएसजी सबस्टेशन के लिए 8 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडोज 24 घंटे राम मंदिर इसके आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। अयोध्या से ये एनएसजी यूनिट अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम से भी लैस होगी। अयोध्या की एनएसजी यूनिट न सिर्फ अयोध्या बल्कि गोरखपुर, वाराणसी से लेकर बिहार तक इमरजेंसी में ऑपरेट करेगी। अयोध्या में बनने वाला एनएसजी हब उत्तर प्रदेश का पहला, देश का छठा एनएसजी सबस्टेशन होगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर में एनएसजी हब पहले से ही मौजूद हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अनंत अंतरिक्ष की।
और देखिए अनंत तो अंतरिक्ष में अमेरिका के साथ मिलकर भारत एक और नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। अंतरिक्ष से धरती की निगरानी के लिए इसरो और नासा संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इसके तहत एक रडार भारत ने तैयार किया है तो दूसरा रडार अमेरिका ने तैयार किया है। दोनों रडार अंतरिक्ष में मिलकर संयुक्त रूप से धरती की हर हलचल पर बारीकी से नजर रखेंगे। इस डबल पावर से धरती पर होने वाले छोटे बड़े बदलाव का आसानी से पता चलेगा। ये बर्फ और पहाड़ों के नीचे होने वाली हलचलों पर नजर रखने के अलावा घने जंगलों के अंदर की तस्वीरें भी मुहैया कराएंगे। इससे लैंडस्लाइड और भूकंप का अनुमान लगाना आसान होगा। दोनों देशों के इस मिशन का नाम है निसार। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए 2025 यादगार साल बनने वाला है। इस साल शुभांशु शुक्ला के रूप में दूसरा हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में पहुंचा। फिलहाल शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं और तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देख जश्न मना रहे देशवासियों को खुश करने वाली एक और खबर आई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो फिर बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। दोनों एजेंसियों ने दुनिया का पहला डुअल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार तैयार किया है, जिसे जल्द ही श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा और इसरो के बीच का कोलैबोरेशन है और इसमें भी खासकर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया अमेरिका और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के बीच का ये कोलैबोरेशन है रडार बनाने के लिए। तो ये रडार अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सैटेलाइट भी रेडी है और श्रीहरिकोटा भेज दिया गया है और हमें पूरी आशा है कि जुलाई मास के अंत तक इसका प्रक्षेपण हो जाएगा और उसके बाद हमको 1 से 3 महीने के अंदर इसके जो डेटा है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा और उसके उपयोग भी शुरू हो जाएंगे। इसरो की अहमदाबाद स्थित संस्था SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एस बैंड रडार और नासा की कैलिफोर्निया स्थित JPL यानी जेट प्रोपल्शन लैब ने एल बैंड रडार तैयार किया है। निसार उपग्रह दोहरे आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR यानी एस बैंड और एल बैंड का इस्तेमाल करेगा। ये डुअल रडार से लैस दुनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। ये हर दिन 12 दिन में पूरी धरती का चक्कर लगाकर अपडेट देगा। ये सैटेलाइट दिन और रात दोनों समय धरती की सतह की तस्वीरें ले सकता है। इस उपग्रह की अनुमानित लागत 12,500 करोड़ रुपए है। इस तरह निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होगा। निसार उपग्रह से धरती के पर्यावरण को समझने और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि निसार को लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मॉडल NISR का मॉडल है, स्केल डाउन वर्जन है उसका। तो ये ऊपर जो दिख रहा है हमको राउंड कलर का अनफर्लेबल एंटेना बोलते हैं उसको। तो ये 12 मीटर डायमीटर है उसका और गोल्ड मैश उस पर लगा हुआ है। तो ये 12 मीटर डायमीटर का एंटेना है जो कि अमेरिका में बना है एस्ट्रो कंपनी के द्वारा और उसको लगाने के लिए जो एक बूम टाइप है वो भी 12 मीटर का बूम है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप ये रडार है जो एल बैंड रडार JPL ने बनाया है अमेरिका में और एस बैंड रडार जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC ने यहाँ पे अहमदाबाद में बनाया है। तो वो दोनों रडार जोड़ के एक संयुक्त रडार सिस्टम है। और पीछे जो दिख रहा है कि सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट और इसकी ये सोलर पैनल है। तो ये सैटेलाइट और उसके साथ ये रडार को जोड़ दिया गया और उसके साथ ये एंटेना जुड़ी हुई है। तो जब ये डिप्लॉय होगा स्पेस में तो इस तरह से दिखेगा। निसार उपग्रह में लगे रडार से पृथ्वी की लैंड डिफॉर्मेशन और मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। इसके डेटा के विश्लेषण से भूकंप, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रक्षेपण के 1 से 3 महीने में इस रडार के ऑपरेशनल होने की घोषणा होगी और डेटा पृथ्वी पर मिलना शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पर्यावरण सुरक्षित रहे, आबोहवा साफ सुथरी रहे, यही सब तो चाहिए हमको और आपको कहीं जाने और कहीं रहने के लिए। बस कुछ इसी सोच को साकार रूप दिया है सूरत नगर निगम ने। तो चलिए बगैर देर किए आपको दिखा देते हैं निगम ने देश में ही पहली बार ऐसा क्या खास कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए लगातार काम हो रहे हैं। ऐसे में सूरत नगर निगम ने भी एक खास प्रोजेक्ट को अमल में लाने का सार्थक प्रयास किया है। दरअसल स्वच्छता, सोलर सिटी और स्मार्ट सिटी जैसे तमगों से पहले ही पहचान बना चुके इस शहर ने देश के पहले सोलर बस स्टेशन की उपलब्धि हासिल की है। जर्मन देशीय की संस्था के सहयोग से सूरत में देश का पहला सोलर बस डिपो बनाया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर जो दावा किया जा रहा है कि देश का पहला ये बस डिपो है और यहाँ पर आप देखेंगे सूरत महानगर पालिका संचालित ये तमाम बसें हैं जो शहर के अलग अलग इलाकों में दौड़ती हैं और ये बस डिपो की तस्वीरें हैं जो देश का पहला सोलर सिस्टम वाला बस डिपो बताया जा रहा है। सूरत नगर निगम ने यहाँ के अल्थान इलाके में बने सोलर स्मार्ट बस स्टेशन को जर्मन संस्था GIZ के सहयोग से तैयार किया। सोलर जो पावर अलग अलग सिटी में गांवों में सोलर का भी निर्मित हो, उसी के साथ जो सूरत महानगर पालिका 100% इलेक्ट्रिक बस चलाने वाली है महानगर पालिका, सबसे बड़ा भारत में नेटवर्क रखने वाली ये सूरत महानगर पालिका है। सूरत का पहला सोलर प्रोजेक्ट हमारा जो सूरत का अल्थान डेपो जो टर्मिनल है, हमारे छत के ऊपर या एक जर्मन की GIZ करके जो संस्था है, उस संस्था ने उनके खर्चे से सूरत महानगर पालिका को यह प्रोजेक्ट हमारे को स्थापित करके दिया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये स्मार्ट बस स्टेशन न सिर्फ तकनीकी प्रगति है बल्कि सार्वजनिक परिवहन को हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश के इस पहले सोलर बस डिपो प्रोजेक्ट को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 100 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो सालाना 1 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के साथ 6,65,000 रुपए की बचत करेगा। यही नहीं, आने वाले समय में इस सोलर बस स्टेशन पर यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, LED लाइट्स, पंखे और CCTV जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश का पहला है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे जो वही बस डिपो है जहाँ पर ये देश का पहला सोलर सिस्टम लगाया गया है बस डिपो के अंदर, और यहाँ ये जर्मन की संस्था के द्वारा लगाया गया है। फिलहाल तो सूरत का ये स्मार्ट बस स्टेशन न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण हित और टेक्निक अपग्रेडेशन के कारण ये पायलट प्रोजेक्ट अब देश के दूसरे शहरों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बाबा बर्फानी के धाम में, जहां अमरनाथ यात्रा में भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप से तीसरा जत्था अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमंग और उत्साह देखा जा सकता है। यात्रा मार्ग कठिन होने के बावजूद भक्तों के चेहरों पर वो खुशी है, वो उमंग है अपने आराध्य से मिलने की जो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। इस यात्रा के लिए देश और दुनिया से हजारों तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए एजेंसीज पूरी ताकत से लगी हुई हैं। 38 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से की जा रही है। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन होगा। यात्रा में भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मन में ये मनोकामना है, सब सुख शांति समृद्धि हो सभी के पास। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आर्मी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हर प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा देश जो है फर्स्ट होना चाहिए विश्व में
प्रथम स्थान होना चाहिए। उसके लिए मैं बाबा से दुआ मांगूंगा कि मेरा देश अमन पसंद देश है, शांति पसंद देश है। मन में इतनी उत्साह है कि कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाबा बर्फानी धाम के जो दर्शन हैं वो एक छोटे दर्शन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है और हर एक भारत वर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति की एक श्रद्धा है जो चाहता है कि बाबा बर्फानी धाम के दर्शन करना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि जो बाबा बर्फानी धाम के दर्शन कर लेता है वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी उड़ के पहुंच जाऊं बाबा के दर्शन करने के लिए, इतना मन मतलब खुश हो रहा है बाबा के दर्शन सुन करके। बस मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे भारत देश को बाबा खुश रखें, मेरे भोले बाबा की हमेशा जय हो। की व्यवस्था है भोलेनाथ की कृपा से और हमारे फौजी भाइयों को सैल्यूट है और मोदी की वजह से सब व्यवस्था बेहतर है। मैं चाहूंगा कि हमेशा व्यवस्था और मतलब ऐसी बनी रहे। हमेशा दुआ मांगता हूं कि सभी भक्त खुश रहें और सभी भक्तों को बाबा बर्फानी का जो बर्फ का शिवलिंग का रूप है उनके सबके दर्शन हो, सबकी मनोकामना होती है, भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूरा करें। इतनी सुंदर है कि जब हम लोग जम्मू से चले तो लगभग 20 मीटर पे एक फोर्स एकदम दोनों तरफ से मुस्तैद, एक जगह थोड़ा गाड़ी क्या रुकी जैसा लगा कि बारात लग गई है, एकदम पूरा फोर्स। हम लोग इतना सुरक्षित हैं, इतना बढ़िया व्यवस्था कि मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी को भूलना मत। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। पहले दिन 12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 9,181 पुरुष और 2,223 महिलाएं शामिल थी। पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस बार यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए एजेंसियां पूरी ताकत से लगी हैं। एजेंसियों की इसी कोशिश का ये नतीजा है कि यात्रा मार्ग में कई तीर्थ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी फौरन मदद की गई। इस काम में सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम काफी अहम भूमिका भी निभा रही है। विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ तो बाबा बर्फानी के भक्त दूर दूर से दौड़े चले आए। तीर्थ यात्रियों की ये भीड़ बता रही है कि इस यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह और जोश है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है, ये जानते हुए कि इस यात्रा में चुनौतियां कई हैं, जैसे पथरीला रास्ता, संकरे रास्ते, खड़ी चढ़ाई, पल पल बदलता मौसम और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। बावजूद इसके बाबा बर्फानी पर अटूट विश्वास रखने वाले हजारों लोग इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिनकी मंजिल है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त भक्तों का पूरा जुलूस जो है वो उमड़ा हुआ है और यहाँ पर बालटाल के रास्ते से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे और कुछ भक्त जो हैं वो पहलगाम के रास्ते से पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है उसके बाद यहाँ की तस्वीरों को देख करके ये साफ साबित हो रहा है कि भक्त इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त उमड़ रहे हैं। और एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की इन्हीं दुश्वारियों को देखते हुए यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में बाबा के भक्तों की फौरन मदद की जा सके। ये तस्वीरें इस बात की गवाही भी है कि कैसे यात्रा मार्ग में कुछ यात्रियों की तबीयत बिगड़ने के बाद सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने उनके लिए देवदूत बनकर काम किया। किसी को ऑक्सीजन दी और किसी को स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया। जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है उनको पालकी के जरिए ऊपर भेजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा के बड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर MI रूम भी बनाया गया है, यानी कि अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ होती है तो उनको जो है बाकायदे MI रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज किया जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जगह मौजूद है अमरनाथ की गुफा, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था इस वक्त
बाबा अमरनाथ की गुफा के पास श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और तमाम एजेंसियों का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले इन तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। इसके लिए न सिर्फ बेस कैंप बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर जरूरत के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी संतुष्ट नजर आ रही हैं। सभी यात्री आने चाहिए, पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा कम से कम 15वां साल है, हर साल हम लोग आ रहे और जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे यहाँ पर जो भीड़ भी बढ़ती जा रही है और ये बंदोबस्त भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में आतंकी घटना हुई, जिसके चलते आशंका ये थी कि इस घटना का असर अमरनाथ यात्रा पर भी दिख सकता है, मगर अभी तक ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 38 दिनों की इस अमरनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग से जितेंद्र सिंह, मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ओडिशा की तस्वीरें दिखाते हैं। ओडिशा की पुरी में इन दिनों उत्सव जैसा माहौल है। वजह है जगन्नाथ रथ यात्रा। 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा उत्सव का आज 8वां दिन है। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ इन दिनों गुंडिचा मंदिर में विश्राम कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए गुंडिचा मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब आपको दिखाई देगा। भगवान के दर्शन कर भक्त आध्यात्मिक अनुभूति कर रहे हैं। दर्शन करने पर खुद को धन्य मान रहे हैं। भक्तों का ये कहना है कि दर्शन की इस अनुभूति को वो बयां तक नहीं कर सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। 27 जून को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान किया था। 28 जून को तीनों रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर पहुंची थी और गुंडिचा मंदिर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ के ननिहाल यानी मौसी के घर के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक गुंडिचा देवी भगवान जगन्नाथ की मौसी थी। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर 7 दिन के लिए विश्राम करने जाते हैं। अब कल यानी 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर में वापस लौट जाएंगे। महाप्रभु का दर्शन अंदर जाके तो कुछ बोल नहीं सकते, क्या ही हुआ, मतलब एक अलग ही वो है, मतलब कुछ भाव जाता है। अब अगर कोई नास्तिक भी है, शास्त्रिक भी है, उसको समझा नहीं सकते हो, जस्ट फील करना, एक फील होता है। 4 धाम में एक धाम है, बस ये काफी है बोलने के लिए। विष्णुदेव भगवान का सब हिंदू जानते हैं, 4 धाम में एक धाम ये है। फर्स्ट टाइम यहीं पे देखा है, मतलब और बहुत मेस्मराइजिंग था, बहुत, मतलब वो मैं बोल के बता नहीं सकती। मतलब आज तक सुना था लोगों के आंखों से ऐसे ही आंसू आते हैं, बट देन अभी लगा कि सच्ची आता है। वाइब बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम देखे, जो जगन्नाथ मंदिर में जब हम गए तो होता है ना, सूनापन होता है, खाली है पूरा, मतलब जितना भी हो वो जगन्नाथ टेम्पल है, लेकिन वो वाइब नहीं है। जैसे हम लोग गुंडीचा मंदिर में आए तो पूरा एकदम ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई है, भरा हुआ है, मन भी भरा था। मन में तो बहुत कुछ लेके आएंगे, उनको बोलेंगे कुछ ये वो, बट जैसे अंदर घुस तो आपका और कुछ रहता नहीं है, वो पूरा एकदम एम्प्टी, एकदम मतलब जैसा सुना था एकदम वैसा फील किया, क्योंकि मैं 3 बार आ चुकी हूँ बट दर्शन कभी नहीं हुआ। इंद्रदम्न महाराज ने सत्ययुग में यहाँ पर सहस्र अश्वमेध यज्ञ किया था, इसीलिए जो भक्त यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं उनका समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। वो लोग जो जप करते हैं, दान करते हैं, वो सहस्र गुण वर्धित हो जाता है। और अब एक ऐसी रथ यात्रा आपको दिखाते हैं जो है तो भगवान जगन्नाथ को ही समर्पित, लेकिन ये रथ यात्रा कुछ खास है, अनूठी है। देश विदेश में मशहूर इस रथ यात्रा महोत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दूल्हा रूप में दर्शन दिए। तो चलिए आपको एक पुरानी परंपरा दिखाते हैं जहां महिला भक्तों ने भक्ति गीतों पर खूब नृत्य किया। जहां इन दिनों ओडिशा का पुरी शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ शहर भ्रमण पर निकले हैं।
तो वहीं इन दिनों राजस्थान के अलवर में भी भगवान जगन्नाथ के नाम पर ही निकाले जाने वाली रथ यात्रा की रौनक बिखरी है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह ही इस रथ यात्रा का सबसे खास पहलू है। विवाह की खुशी और रौनक आप अलवर के जगन्नाथ मंदिर की इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझ भी सकते हैं। इस दौरान जो रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं, उनमें दूल्हे की तरह भगवान जगन्नाथ को हल्दी मेहंदी लगाई जाती है और गणेश पूजन के साथ इस विवाह उत्सव का शुभारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ और मैया जानकी, जो कि विष्णु और लक्ष्मी का रूप है, इंडिया के अंदर एक ये अनूठा मेला और रथ यात्रा, वरमाला महोत्सव, 3 तरह के पार्ट हैं इसके। ये तीनों संपन्न होते हैं। जो जगन्नाथपुरी में है वो भाई बहन के रूप में है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर 3 या 4 मंदिर है जिनके अंदर विवाह होता है। ये एक हमारे अलवर की संस्कृति है। आज यानी शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कटला सुभाष चौक में बने जगन्नाथ मंदिर से शाम 6 बजे रूपवास मंदिर के लिए जाएगी। यहाँ 6 जुलाई को माता जानकी के साथ भगवान जगन्नाथ का वरमाला और विवाह कार्यक्रम पूरा होगा। एक दिन का महत्व है कि भगवान जगन्नाथ जी की बाकायदा जैसे विवाह होता है, उनके सारे संस्कार 11 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारणों से संपन्न किए जाते हैं। रीति रिवाजों की अदायगी के बाद भगवान जगन्नाथ साल में एक बार विवाह के लिए अपने गर्भगृह से निकलते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी जगह पर बूढ़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बता दें कि बीते 167 साल से भगवान जगन्नाथ की ये विशेष रथ यात्रा निकाली जा रही है। बताया जाता है कि अलवर रियासत काल के समय महाराजा इस रथ यात्रा को रवाना करते थे और मंदिर में पूजन करते थे। आज जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी इस मंगल विधान को संपन्न कराते हैं। वो मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ में बैठते हैं और भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर जानकी जी से विवाह कराने के लिए रूपवास जाते हैं। यहाँ 4 दिनों तक मेला लगता है। रूपवास के लोग भगवान जगन्नाथ का दूल्हे की तरह स्वागत करते हैं और जानकी जी को बेटी की तरह विदाई दी जाती है। इस रथ यात्रा का एक और खास पहलू है इसका रथ, जिसे इंद्र विमान कहते हैं। हर साल सुंदर सुंदर झांकियों और बैंड बाजे के साथ निकाली जाने वाली इस अनूठी जगन्नाथ रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शरीक होते हैं। बताया जाता है कि पुरानी लकड़ी से बने इंद्र विमान को राजा महाराजा के समय में हाथी खींचते थे, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ तो अब नए ट्रैक्टर रथ में लगाए जाते हैं। साल भर ये रथ विशेष निगरानी में रहता है और केवल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ही बाहर निकाला जाता है। अलवर की जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रसिद्धि देश ही नहीं विदेशों में भी खूब है। यही वजह है कि इस बार दुबई से भगवान जगन्नाथ की विशेष पोशाक और इत्र उनके भक्तों की ओर से भेंट की गई। इस बार जो भगवान की पोशाक है वो दुबई से एक भगत ने जो है बड़े ही श्रद्धा के साथ बनवा के भिजवाई है, हमने नाप भेजा था। इसके अलावा वहाँ के जो इत्र वगैरह हैं और भी जो वहाँ कंट्रीज की इत्र आते हैं वहाँ उन्होंने बाकायदा उसको भिजवाया है। भगवान जगन्नाथ जी के बाकायदा जैसे दूल्हे का संस्कार होता है उसमें जो जो चीज़ें काम में आती है, जो विदेशी हमारे भगत हैं वो उनने भी इस तरीके का सामान यहाँ पे भेजा है। फिलहाल तो भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के विवाह और इस विशेष रथ यात्रा का साक्षी बनने के लिए राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं, जो इस दौरान विवाह, अच्छी पढ़ाई, रोजगार और सुखी परिवार का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।